नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम बेदू। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पर हम किस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन किस कारण शुरू हुआ इसे जानेंगे, और फिर इसके बाद में इसकी शुरुआत किस तरीके से की गई इसके बारे में जानेंगे, और इसके जो प्रमुख कार्यक्रम थे उनमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि जो कलकत्ता का इनका विशेष अधिवेशन हुआ था वहाँ पर क्या बातें कही गई, और जो प्रस्ताव रखा गया उसका किसने विरोध किया, इस बात को यहाँ पर हम जानेंगे। और फिर इनका जो मेन अधिवेशन था नागपुर वाला, वहाँ पर क्या बात कही गई, और जो इनका मेन कांग्रेस का जो मेन संविधान था वहाँ पर क्या परिवर्तन किया गया, इसको हम जानेंगे। और फिर इसके बाद जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसके क्या पॉजिटिव और निगेटिव टर्म थे इनको भी हम जानेंगे। और फिर इसके बाद जब गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया, इसकी वापसी कर ली, तब जो इसके पॉजिटिव टर्म निकले और इसके निगेटिव उनको जानेंगे, और इस पर राजनेताओं ने क्या टिप्पणी की इसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि चर्चा के मुख्य आधार, तो यही चर्चा के मुख्य आधार हैं जिन पर हम सभी आज पूरी बात को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कारण को समझते हैं कि किस कारण से यह आंदोलन शुरू किया गया। तो यहाँ पर वो यही एक तरीके से असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि फरवरी 1920 में गांधी जी ने कहा, यहाँ पर गांधी जी एक घोषणा करते हैं, तारीख होती है और सन होता है 1920। गांधी जी ने कहा कि जो पंजाब का मामला है वह ठीक नहीं है। जैसे कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है, उसके बाद हंटर आयोग जो आता है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें किसी भी को दोषी नहीं बताया जाता, और इसके साथ साथ जो इसका प्रमुख दोषी एक तरीके से हम सभी कह सकते हैं वो था जनरल डायर, और उसको बरी कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसे लंदन में सम्मानित भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो कांग्रेसी नेता थे जो कि संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करते थे, स्वराज की बात करते थे, और उनके मन में था कि ब्रिटिश बहुत न्यायप्रिय हैं, उनकी भी भावनाएं बहुत ज़्यादा आहत होती हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई। तो गांधी जी ने कहा कि पंजाब का मामला गलत है, और इसके साथ साथ तुर्की के साथ भी नरम व्यवहार बरता जाए, क्योंकि तुर्की का विभाजन और खिलाफत आंदोलन जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर तुर्की का विभाजन किया गया, क्योंकि तुर्की के लिए भारत, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात थी तो जर्मनी के साथ तुर्की लड़ाई कर रहा था, और इसके विपक्ष में कौन था? ब्रिटेन था। तो यहाँ पर तुर्की के लिए बहुत सारा धन भी एकत्र करके भेजा गया था। तो यही बात यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि तुर्की के साथ नरम व्यवहार भी बरता जाए, और इसके साथ साथ अंग्रेज मतलब ब्रिटिश कोई नई योजना लाएं जिससे कि भारतीयों को संतुष्ट किया जा सके, नहीं तो हम असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। तो यही बात थी पहला कारण। और दूसरा यहाँ पर जो कारण बताया जा रहा है कि सबसे पहले वर्ल्ड वार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वहां पर भारतीयों ने स्वराज मिलेगा इसके कारण इनका फर्स्ट वर्ल्ड वार में समर्थन किया, और इसके बदले में क्या मिला? जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला, इसके साथ साथ रॉलेट एक्ट मिला, इसके साथ साथ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो मिला उसमें भी प्रांतों में द्वैत शासन की बात कही गई, और इसके साथ साथ जो सरकार बनेगी उसे भी बहुत कम अधिकार मिलेगा, यह बात कही गई। और इसके बाद तीसरी जो प्रमुख घटना है वो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार अंत हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध का, और यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी काफी हाई होती है, जिससे कि जनता में असंतोष होता है। तो यहाँ पर जो तीन प्रमुख कारण थे उनको हम समझ चुके। अब आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब, कैसे और किस लिए होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 22 जून सन 1920 को वाइसराय को गांधी जी ने एक पत्र लिखा और कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी तो हम सभी आंदोलन करेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रमुख लाइन कही कि अगर कोई शासक सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है तो उसकी जनता उसका साथ ना दे। तो यहाँ पर ये बातें कही, लेकिन इनसे कोई बहुत विशेष प्रभाव
इनको ब्रिटिश सरकार पर नहीं पड़ा। तब फिर इन्होंने अब जो है कि अंतिम चारा यही था कि अब आंदोलन शुरू किया जाए। तो आंदोलन की शुरुआत की जो बात कही है, तो यहाँ पर मौलाना शौकत अली के कहने पर महात्मा गांधी ने रेलगाड़ी में बैठ करके इसका कार्यक्रम तैयार किया था। यहाँ पर शौकत अली है, लेकिन बहुत से लोग मोहम्मद अली का नाम लेते हैं, जो कि गलत है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें, तुम कौन से इतिहासकार हो। तो जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है सत्य के साथ प्रयोग, वहां पर उन्होंने इस चीज को लिखा है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पेज है 411 और 42वां नंबर टॉपिक है, और इसके साथ साथ जो शीर्षक है वो है असहयोग का प्रवाह। वहां पर गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि मौलाना शौकत अली के कहने पर मैंने स्वयं रेलगाड़ी में बैठ करके इसका जो कार्यक्रम था उसे तैयार किया था। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग मोहम्मद अली बताते हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पर इन्होंने अगली बात वही लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जहां से मैंने पढ़ा है कि अभी तक कोई शांतिमय शब्द का यूज नहीं किया जाता था। और इसके साथ साथ इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक दूसरे शब्द की बात भी कही। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरा जो शब्द था वो इन्होंने अपने हिसाब से दिया, लेकिन इसे गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया। तो यही पूरी बात है। अब यहाँ पर इसकी जो औपचारिक शुरुआत होती है वो होती है 1 अगस्त 1920 से। और यही एक घटना और घटित होती है कि एक महान नेता हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, उनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है। और इसके चलते यहाँ पर एक तिलक स्वराज फंड का गठन भी किया जाता है, जहां 1 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट किया गया। लेकिन यह टारगेट 6 माह में ही पूर्ण हो जाता है, और इससे ज्यादा भी धनराशि इसमें जमा हो जाती है। अब हम आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। तो आंदोलन में क्या बात कही गई? तो आंदोलन में बात कही गई कि गांधी जी ने कार्यक्रम प्रधान आंदोलन की शुरुआत की। इससे पहले जो नेता होते थे वो क्या होता था, वो नेतृत्व प्रधान आंदोलन की शुरुआत करते थे। तो गांधी जी ने कार्यक्रम प्रधान आंदोलन की शुरुआत की। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या था कि अगर नेतृत्व जो कर रहा है वह व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तब आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाता था। लेकिन इन्होंने कहा अगर जो यहाँ का नेता है, नेतृत्व करने वाला है, अगर वह गिरफ्तार भी होता है तभी आप आंदोलन जारी रखें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम थे उनको बता दिया गया था ये एक घटनाएं, ये बातें पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम आइए जानते हैं इसके पक्ष पर और इसके विपक्ष पर यहाँ पर क्या बातें शामिल की गई। यही बातें अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पॉजिटिव वर्क है उसे आप सकारात्मक कार्य या रचनात्मक कार्य के तौर पर रख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव है उसे हमने सकारात्मक रख लिया, और जो नेगेटिव है यहाँ पर बहिष्कार की बातों को शामिल किया गया है। तो आइए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, या फिर जैसे मैं इसे छोटा करके एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने कहा कि चरखा जो है कि खूब ज़्यादा यूज किया जाए और खादी का यूज किया जाए। जो गरीब लोग हैं वो तो खादी का यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपत लोग हैं, उनसे भी गांधी जी ने अपील की कि आप खादी को एक फैशन के तौर पर पहनना शुरू करें। और ये काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। तो यहाँ पर 20 लाख चरखे कांग्रेस ने बांटे थे और 1 करोड़ का टारगेट भी रखा था। तो चरखे वाली बात हो गई। और इन्होंने एक और तरीका निकाला कि विद्यार्थियों से, छात्रों से कहा कि आप चरखा जरूर चलाएं, जिससे कि एक शब्द कहा जाता है ना कि पॉकेट मनी निकाली जा सके। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर दोहराई। अब यहाँ पर पहली बात देख ली। और दूसरी बात, अगर हम यही के निगेटिव पक्ष पे देखें तो इसका जो विदेशी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार किया गया, उनकी होली जलाई गई। यहाँ पर एक शब्द क्या कहा जाता है कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो यहाँ पर जब विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी तब यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी और गांधी जी का विवाद होता है। तो गांधी जी ने इन जो वस्त्र थे इनका बहिष्कार करने की बात कही, लेकिन टैगोर जी कहते हैं कि जिस वस्त्रों का आप बहिष्कार कर रहे हैं उससे अच्छा होता कि आप उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देते, जिससे कि वह उसे पहन सकता था। एक तर्क इन्होंने ये दिया। दूसरी, अगर आप इस वस्त्र को जला रहे हैं तो यह भी किसी मजदूर की
क्या है? मेहनत है जिसे आप बर्बाद कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ये जो वस्त्र है इसे वह गरीब नहीं पहन सकता, क्योंकि यही वस्त्र है, यही मशीन है, यही वह व्यक्ति है जो कि इस गरीब का शोषण कर रहा है। तो ये गांधी जी के तर्क थे और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के तर्क थे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ऐसा किया जा रहा था तब ब्रिटिश सरकार को आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ। यहाँ पर एक आंकड़ा भी है, रिपोर्ट या डाटा आप जो भी चाहें, तो यहाँ पर बताया गया कि 1920 से 1921 के दौरान 102 करोड़ रुपए से ध्यान दीजिएगा कितना हो गया था, 57 करोड़ रुपए हो गया था। क्या? विदेशी वस्त्रों का आयात इस दौरान इतना घट गया था। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये जो प्रक्रिया शुरू की वस्त्रों के बहिष्कार वाली, इससे इनको आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अब इसके बाद इन्होंने अब जो सेकंड चीज है वो है देसी वस्त्रों के प्रोत्साहन की बात कही गई। यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो देसी वस्त्र हैं इनका यूज किया जाए, देसी वस्तुओं का यूज किया जाए, देसी शिक्षा पद्धति का यूज किया जाए, और उसके साथ साथ जो हमारी संस्थाएं हैं उन्हें और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा लगभग 800 का भी आंकड़ा यहाँ पर दिया जाता है कितने स्कूल इस दौरान खोले गए। जो प्रमुख हैं उसमें है कि काशी, बिहार और गुजरात का विद्यापीठ, इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया जिसके प्रिंसिपल बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमने शिक्षा और संस्थाओं की बात देख ली, और यहीं पर दूसरी बात कही गई कि जो पश्चिम की शिक्षा है, पश्चिम की चिकित्सा व्यवस्था है, पद्धति है, और इसके साथ साथ जो इनका औद्योगिकरण है इसे हमें त्यागना है, इसका हमें बहिष्कार करना है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जब ये इस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं तो ये अपने अनुरूप एक अंग्रेज तैयार कर रहे हैं, और चिकित्सा व्यवस्था पर भी इनके विचार थे कि जो इनकी अंग्रेजी पद्धति है वह रोग को खत्म नहीं करती जबकि वह उसे दबा देती है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी औषधि पद्धति है आयुर्वेद वाली, नेचुरोलॉजी वाली, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए जो कि जो बीमारी है उसे जड़ से खत्म करती है। और फिर औद्योगिकरण पर भी इन्होंने जो बातें कही, तो यहाँ पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि दुनिया आज औद्योगिकरण के लिए आगे बढ़ रही है और आप इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि नहीं, जो ये औद्योगिकरण होना चाहिए ये हमारे अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने लघु कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया। अब यहाँ तक पूरा मामला हम समझ चुके, और इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि उपाधियों की भी उपाधि जो आपको दी गई है उसे भी आप लौटा दीजिए। तो यहाँ पर एक प्रमुख उपाधि दी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को, केसरे हिंद वाली, तो उसे भी इन्होंने वापस कर दिया था। क्या कर दिया था? इसे भी इन्होंने वापस कर दिया था। और इसके साथ साथ जमनालाल बजाज थे, उन्होंने राय बहादुर की, लिख देता हूँ, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो इसके साथ साथ आगे क्या बात कही गई, इन्होंने कहा कि पंचायत जो अदालत हैं इनका गठन किया जाए। इसमें क्या इनके तर्क थे, जल्दी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल गांधीवादी आंदोलन में, गांधीवादी विचारधारा में हम इस चीज को सबसे पहले सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जो अदालत है, जो वकील हैं, वे गरीब लोगों को और गरीब बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पंचायत अदालत होती थी और आपस में विवादों का निपटारा कर लिया जाता था, और अब अदालत हो गई और वकील हो गए और ये पैसा ले रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये जो बात है पंचायत अदालत वाली, यहाँ पर इनकी जो बातें थी ये सर्वोदय के सिद्धांत पर आधारित थी, पहली बात, और जॉन रस्किन से ये काफी ज्यादा प्रभावित थे। यहाँ पर इन्होंने कहा था कि एक नाई के कार्य का मूल एक वकील के कार्य के मूल के बराबर होना चाहिए। फिलहाल अब हम इतना ज्यादा नहीं जानेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जो अदालत है और जो वकालत है इसे भी त्याग कर देना चाहिए, अदालत और वकालत को भी इनको छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपील की अपने देशवासियों से, और इसमें मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो यहाँ पर अदालत
और वकालत की बात भी देख लिया। और पॉजिटिव जो बात थी वो क्या थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात इन्होंने कही। जैसा कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी ने कहा था कि खिलाफत जैसा मुद्दा 1000 वर्ष में नहीं आएगा, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी कही। और यहाँ पर एक और जो है कि घटनाक्रम होती है मोपला विद्रोह, उसके बारे में हम अलग वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो वो टॉपिक छूट जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बात हो गई। और इसके साथ साथ अब यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो है कि छुआछूत उन्मूलन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जैसे कि पहले क्या था कि वैसे ये सब बातें कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब कहना तो पड़ता ही है कि पहले के समाज में क्या था कि तुम शूद्र हो और तुम जो है कि दूरी बना के चलो, तुम्हारी परछाई मेरे ऊपर ना पड़ पाए। तो यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन में लोग एकजुट हुए तो ऐसी बातें समाप्त होने लगी। और इसी के चलते जो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि जो पेरियार, कामराज और यमसी राजा जैसे महान जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़ने लगे, जबकि ये जातिवादी आंदोलन में, जातिवादी समाज सुधार में लगे हुए थे। तो ये हमने उदाहरण के साथ इस बात को समझ लिया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। घर से महिलाओं को बाहर निकालने का कार्य गांधी जी ने किया। वही बात इन्होंने लास्ट में भी कही थी कि घर से जो महिलाएं हैं उनको हमने चूल्हा चौका से बाहर निकाला है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि महिलाएं जो है शराब और ताड़ी की जो दुकानें होती थी वहाँ पर जाके अपना धरना प्रदर्शन करती थी और इनके और जो वहाँ जो व्यक्ति थे आते थे शराब पीने, उनको रोकती थी। तो यहाँ पर क्या बात कही गई कि बिहार और उड़ीसा की सरकार को इतना नुकसान होने लगा, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स वाला मामला कहाँ से देखने को मिलता है, शराब से देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में लोग लाइनें लगा करके अपना जो है कि शराब खरीदे थे। तो यहाँ पर क्या मामला हुआ कि बिहार और उड़ीसा की सरकार को विज्ञापन दे करके यह बताना पड़ा कि ईसा, मूसा, जूलियस सीजर और सिकंदर जैसे महान लोग शराब पीते थे। तो एक बहाना इन्होंने ढूंढा, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हो सका। तो ये बात भी हम समझ चुके। अब इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव वाले में यहाँ पर देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर क्या बात रही, यहाँ पर इसे जल्दी से मैं साफ करके बताता हूँ, नहीं तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। भाषाई आधार पर क्या किया गया कि कांग्रेस की प्रांतीय समितियों का गठन किया गया। ऐसा इसलिए किया इन्होंने, इसको समझते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर एक भाषा के व्यक्ति हैं, यहाँ पर एक भाषा के व्यक्ति हैं, और अगर हम यहाँ दो भाषा बोली जा रही है, जैसे कि एक ही राज्य है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ इस भाषा का जो नेता होगा वो यहाँ की जनता के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, जुड़ाव हो पाएगा उसका। इसीलिए इन्होंने भाषाई आधार पर क्या किया, प्रांतीय समितियों का गठन किया। और इसके साथ साथ जो 4 आना, यहाँ पर 4 आना या 25 पैसा दे करके अधिक कोई भी व्यक्ति इसकी मेंबरशिप ले सकता है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि अंग्रेज क्या कहते थे कि मुट्ठी भर कांग्रेसी जो है कि हमारा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा करके जो लोग कहते थे कि मुट्ठी भर हैं, अब क्या हुआ कि पूरी भीड़ ही इन्होंने जुटा लिया। तो ऐसा करके इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस में प्रवेश करवा लिया। अब इसके साथ साथ विधान परिषद का भी बहिष्कार करने की बात इन्होंने कही, जिसका बहिष्कार CR दास ने किया था, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले थे। और CR दास का यह कहना था, जैसे खिलाफत आंदोलन में ही इन्होंने कहा कि हमें एक नया आंदोलन शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 1919 का जो एक्ट आया है उसके जरिए क्या करना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और अपने लोगों की और भलाई करनी चाहिए। जैसे संसद में बैठकर सरकार पर और दबाव डाला जा सकता है, सबके अपने अपने विचार हैं। तो यहाँ तक का पूरा मामला हम समझ चुके। अब आइए आगे देखते हैं एक एक टॉपिक को फिर से। और यहाँ पर अब बात आती है जो कार्यक्रम हुआ उसको जो है किस तरीके से आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि सितंबर 1920 कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन किया गया। इनका जो मेन अधिवेशन होता है वो नागपुर में होता है, दिसंबर में होता है। तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने की, लाला लाजपत राय ने की। क्योंकि अब यही हम इस चीज को अगर समझेंगे तो हम गांधीवादी रणनीति को, उनकी विचारधारा को आसानी से समझ
पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बात कही, इन्होंने लाला लाजपत राय को इसलिए चुना क्योंकि ये गर्मपंथी नेता थे और यही सब कारण था कि जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया। तो गर्मपंथी थे और इनको जब अपने में मिला लिया तब इनको इससे बहुत फायदा हुआ। और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय विद्यार्थियों और किसानों में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, तो इसका भी फायदा हुआ। जब जैसे कि इनका नेता इस आंदोलन में शामिल हुआ तो जो किसान हैं वो और जो विद्यार्थी हैं उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो बहुत से जो यहाँ पर एक घटना और आती है टैगोर वर्सेस गांधी वाली। तो गांधी जी जो है कि जो यहाँ के बच्चे थे स्टूडेंट, इनसे भी कह रहे थे कि जो स्कूल है उनका बहिष्कार कीजिए। तो गांधी जी इस पक्ष में थे। टैगोर से एक बार बहुत से बच्चे ये पूछने आए कि जो ये आंदोलन है इसमें भाग लिया जाए कि ना लिया जाए, ये जो शिक्षा पद्धति गांधी जी कह रहे हैं इसको छोड़ा जाए कि ना छोड़ा जाए। तो टैगोर ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। इससे वे सभी काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई। तो इसके बाद इन्होंने 2 जगह इसके साथ साथ क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जैसे कि इसकी भी अध्यक्षता की थी और फिर ऑल इंडिया एसोसिएशन जो कि 1920 में नागपुर में होने वाला था उसकी भी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ही करते। इस तौर पर लाला जी को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। और शुरुआती दौर में ये क्या थे, ये भी विरोध में थे, क्योंकि अभी यहाँ पर बातें कही जा रही हैं विरोध वाली। तो विरोध में कौन कौन व्यक्ति थे, इनको हम अगर समझने की कोशिश करें तो इनमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। और यहाँ पर एनी बेसेंट ने कहा कि अगर भारत आजाद होता है तो गांधी की सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि ये जो है कि कानून की अवज्ञा वाली आदत जनता में डाल रहे हैं और जब भारत स्वतंत्र होगा तो यही आदत जनता में बनी रहेगी। और इसके साथ साथ जिन्ना भी थे और मालवीय और बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि काफी वरिष्ठ सदस्य थे और इन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया। उसके बाद इनका असहयोग आंदोलन या फिर राष्ट्रीय आंदोलन में ही बहुत कम योगदान रह गया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब जो ये लोग थे मदन मोहन मालवीय ये सब, इनको अपना गांधी जी किसी तरीके से मना लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 4 जन थे ये नहीं माने, जैसे एनी बेसेंट, जिन्ना और पाल, और इन्होंने जो है कि त्यागपत्र दे दिया। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक में किसी भी बात का बहिष्कार स्वीकार नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बहिष्कार पर ज्यादा जोर दिया गया। तो इसी के चलते जिन्ना और ये जो तमाम नेता थे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब हम जानते हैं क्या, दिसंबर 1920 का नागपुर का जो अधिवेशन हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कि फैक्ट वाली चीजें हैं कि जैसे पूछा जाता है कि दिसंबर वाला जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, प्रस्ताव किसने रखा था। तो यहाँ पर देखें सीआर दास जो कि विरोध में थे उनको भी मना लिए और उन्हीं से ही प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं गांधी जी। यही सब रणनीति थी। और फिर अध्यक्षता इसकी की थी सी विजय राघवचारी ने। अब इसके बाद जो यहाँ पर परिवर्तन किया गया, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या कहा था कि संवैधानिक शब्द का यूज किया गया था, उसके जगह पर क्या कर दिया गया कि शांति और वैध तरीके से हम आंदोलन को करेंगे, क्योंकि जो संवैधानिक वाली बात है वहाँ पर आप बहिष्कार यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बहिष्कार यूज कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन किया गया। और फिर ये जो नेता थे इन्होंने कहा कि हमें तो पुरानी वाली ही जो है कि कांग्रेस चाहिए, ये तो सब बदल दे रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। ये बात भी यहाँ पर नेताओं ने कहा था। और इसके साथ साथ गांधी जी ने कहा कि 1 वर्ष तक अगर हम इसी तरीके से कार्य करेंगे तो हमें 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। कि ये सफल नहीं हुआ क्योंकि 1.5 वर्ष तक कार्य हो गया था और चौरा चौरी के बाद मिलता या ना मिलता ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि भविष्य को आप तय नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद अब एक और घटनाक्रम होती है, वो क्या होती है कि मई 1921 में रीडिंग और गांधी जी से वार्ता होती है। और यहाँ पर ये वाइसराय कहते हैं अली बंधु हैं उनसे कहिए कि जो इन्होंने
भाषण दिया है जिससे कि हिंसा भड़क गई है उसको ये वापस लें। तो गांधी जी को लगा कि ये जो है कि दरार डालने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने मांग को ठुकरा दिया और वार्ता जो है कि टूट गई। तो गांधी जी भी काफ़ी दूरदर्शी वाला अपना दिमाग लगाते थे यहाँ पर। अब इसके बाद जब अंग्रेजों को लगा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, जनता हमारे पक्ष के बाहर जा रही है, तब इन्होंने एक प्रसिद्ध व्यक्ति, कौन थे, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया। और प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया तो यहाँ पर जो है कि यहीं पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने कि सुभाष बाबू इनका जो है कि विरोध कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स को बुलाया गया, तो यहाँ पर इनका भी काफ़ी बहिष्कार किया गया, काले झंडे दिखाकर इनका स्वागत किया गया। तो यही सब तमाम बातें थी। और यहाँ पर कुछ जो है कि हिंसक घटनाएं भी घटित होती हैं, जिसके कारण गांधी जी ने कहा कि स्वराज के गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं। यहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी। और उसके साथ साथ एक घटना और घटित होती है कि सब लोग इनका बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन बॉम्बे में पारसी एक परिवार था, उसने इनका स्वागत किया, जिसके चलते बहुत से लोगों ने उनके घर को जला दिए, उनकी महिलाओं को लूटा, उनका घर लूटा। ऐसी भी घटना घटित हुई, जिससे कि महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान हुए। और इन्होंने कहा कि अगर ये लोग अपना स्वागत कर रहे तो ये इनकी इच्छा है, आपको इनके बीच जो है कि कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। और यही बात घटित हुई। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, अब जो सरकार थी वह दमनकारी नीति का पालन करने लगी। तो दिसंबर 1921 ये घटना है कि गांधी को छोड़कर जो बड़े नेता थे, CR दास और जो है कि राजेंद्र प्रसाद, और इसके साथ साथ यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी जो है कि गिरफ्तार हो जाते हैं, और लाला लाजपत राय, इन सबको सरकार अपना पकड़ कर जेल में डालने की कोशिश करती है। और गांधी जी ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि जेल जाएं और पूरा जो है कि जो कारावास है उसको भर दें। तो ऐसा करके भी इन्होंने हासिल क्या किया कि जैसे लोगों के अंदर ये भावना थी कि अगर जो हम आंदोलन करेंगे तो हमको जो है कि पकड़ लिया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो इनको जो है कि जेल में कैसा वातावरण होता है इसके अनुरूप बनाना था। और उसके साथ साथ क्या था कि लोगों को इस भय से मुक्त कराना था कि जैसे कि अगर हम आंदोलन अहिंसक तौर पर करेंगे तो हमें जेल होगी, कुछ दिन के लिए होगी, उसके बाद हम छूट जाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। अब इसके बाद सबको ये तो गिरफ्तार हो गया। अब जो है कि अहमदाबाद का अधिवेशन होता है दिसंबर 1921 में, अंतिम चरण आ गया है। और यहाँ पर गांधी जी पूरा जितना अधिकार था सब अधिकार गांधी जी को दे दिया गया कि अब जो रणनीति है और जो कार्यक्रम है उस सब का निर्धारण अब आपको ही करना है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, CR दास जो है वो जेल में थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया? कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हकीम अजमल खान को। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है क्योंकि यहाँ पर CR दास उपस्थित नहीं थे, वे जेल चले गए थे। अब यहाँ पर अगला जो महत्वपूर्ण चरण होता है, फिर गांधी जी ने कहा कि 1 फरवरी 1922 को कि अगर 7 दिन के भीतर जिन व्यक्तियों को आपने गिरफ्तार किया है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रेस पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया, अगर आप उसे नहीं समाप्त करेंगे तो हम अब क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि बारदोली से इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटित होती है, चौरा चौरी की। इस घटना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस घटना के चलते गांधी जी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया। और जब इसको स्थगित कर दिया तब यहाँ पर जो नेता थे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। तो ये जो जितने भी नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता पूरा अपना चरमों का जो साहस था, उत्साह था, वो काफ़ी हाई लेवल का था, तब जो है कि आंदोलन की वापसी करना एक जो है कि राष्ट्रीय विपत्ति के समान ही है। और इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर जो है कि कन्याकुमारी का कोई एक गांव अहिंसा का पालन नहीं करता तो उसकी सजा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए, ऐसी बात इन्होंने कही। तो ये तमाम तर्क थे। अब जैसे रजनी पामदत्त ने कहा कि
जमींदार, जैसे कि अब पक्ष और विपक्ष की बात जल्दी से कर ली जाए इस आंदोलन के, तो यहाँ पर कहा गया कि निगेटिव में कि जो रजनी मार्क्सवादी लेखक हैं, इतिहासकार कहा जा सकता है उनको, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जमींदारों का पक्ष सुरक्षित रखा। इसी के चलते 12 फरवरी 1922 को इन्होंने जो है कि कर देने की बात किसानों से कही। ये कौन सी बात है? और इसके साथ साथ यहाँ पर एक अंग्रेज जो है कि CF एंड्रूज, इसने एक अंग्रेज से बात करते हुए कहा कि अगर असहयोग आंदोलन के जो शुरू हुआ था, अगर वहीं कर ना देने की बात भी अगर गांधी जी शुरू कर देते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती। तो इसे अंग्रेज स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब अगर गांधी जी के तर्क देखे जाएं तो गांधी जी ने कहा कि बारदोली में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होने वाला था उसको सरकार चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी उसको आधार बनाकर उसे भी दबा सकती थी। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि धीरे धीरे विद्यार्थियों की, वकीलों की जो है कि जो संख्या थी वह कम होने लगी थी, जिससे कि आंदोलन बहुत ढीला पड़ने लगा था और यहाँ पर लोगों का उत्साह भी बहुत डाउन होने लगा था। इसके चलते इन्होंने जो है कि क्या किया, अपना जो है कि आंदोलन स्थगित कर दिया। और इन्होंने एक तर्क भी दिया था कि ये 1920 का संघर्ष अंतिम संघर्ष नहीं है, एक निर्णायक संघर्ष है। 1 महीना लगे या 1 साल लगे, कई साल लगे या कई महीना लगे, लेकिन फैसला होकर रहेगा। और जो सरकार है वो चाहे 1857 में जितना दमन वाली नीति अपनाई थी उतना भी अपना ले, लेकिन हम जो है कि अपना कार्य करते रहेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो इसके बाद जब सभी लोग कहने लगे तब इन्होंने कहा कि जो आंदोलन है वो हिंसक तरीके से नहीं किया जाएगा, चाहे जो आज़ादी है वो 1000 साल में आए, लेकिन वो आएगी तो अहिंसक तरीके से ही आएगी। तो यहाँ पर सबके विचार, सबकी बातें, सब कुछ देख लिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा रोचक लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।